आजकल जैसे ही मोबाइल खोलते हैं तो रोज़ एक नया केस सामने आ जाता है कि भाई आज हस्बैंड ने वाइफ को मार डाला या फिर वाइफ ने हस्बैंड को मार डाला। वो भी ऐसे ऐसे अनबिलीवेबल तरीके से। कभी लाश के टुकड़े टुकड़े करके फ्रिज में रख दिए, कभी कुकर में डाल दिए, कभी पानी के ड्रम में डाल दिए। मतलब ये सब देखकर ऐसा लगता है कि क्या ये लोग सच में इंसान है भी या फिर इंसान के शरीर में राक्षस छिपे हुए हैं। मुझे तो अब लगता है कि ये एक भयंकर बीमारी फैली हुई है। कैंसर कोरोना जैसे बीमारियों से भी ज़्यादा भयंकर है, क्योंकि कोरोना कैंसर जैसे बीमारियों में तो आपको पता है कि हाँ मुझे बीमारी है और आगे कुछ भी हो सकता है, लेकिन मेरे घर वाले मेरे साथ हैं, मेरे लिए जान भी दे देंगे मुझे बचाने के लिए। और ये जो काटने कूटने की बीमारी है उसमें तो सीधा सीधा किसी के फीलिंग्स, विश्वास, हस्बैंड वाइफ के रिश्ते का ही कत्ल होता है, जहाँ इंसान की कोई वैल्यू नहीं है। काट दो, फाड़ दो, चीर दो, कुछ भी कर लो। क्यों? क्योंकि हमें लाइफ में बस मज़े चाहिए, पैसा, मौज, शौक, आराम से भरी जिंदगी जहाँ कोई रोक टोक ना हो। और आजकल तो लोगों ने पति पत्नी के पवित्र रिश्ते की अहमियत को ही बदल के रख दिया है। हस्बैंड जैसे 7 जन्मों का साथी नहीं, एक जन्म का एटीएम मशीन हो गया है। एक और जहां वाइफ वेट करती है कि हस्बैंड कब घर आए, कब साथ में टाइम बिताए, कब खाना खाए। कॉल रिसीव नहीं करती तो टेंशन हो जाती है कि अब तक कहाँ रह गए। और दूसरी तरफ एक पत्नी अपने हस्बैंड के टुकड़े टुकड़े कर देती है और अपने लवर के साथ पार्टी करती है। अभी मीरठ में हुए केस के बारे में हम सब जानते हैं कि कैसे मुस्कान ने अपने पति के टुकड़े टुकड़े किए और ड्रम में भर दिए। वही पति जो मुस्कान को बेइंतहा प्यार करता था। मुस्कान के लिए उसने अपनी फैमिली को भी छोड़ दिया, करोड़ों की संपत्ति को भी छोड़ दिया, सिर्फ और सिर्फ मुस्कान के लिए। और मुस्कान ने क्या किया? पति को काट कर ड्रम में भर दिया, जैसे कोई सब्जी काट कर रख दी हो। इस केस के साथ साथ और एक केस सामने आया है, जिसे सुनकर आपको लगेगा कि क्या मुस्कान और प्रगति बहनें थी, क्योंकि दोनों का शैतानी दिमाग था। क्योंकि दोनों ने जो हरकत की है ना, उससे पूरा देश कांप उठा है। अब देश का युवा सोच रहा है कि ये टुकड़े टुकड़े वाली मौत से तो अच्छा है कि शादी ना ही करो, अकेले रहो और खुश रहो। तो कहानी है औरैया की। औरैया यूपी में आता है। इस कहानी में 2 परिवार है, एक दिलीप और एक प्रगति का परिवार। अब दिलीप का परिवार वो बहुत ऊंचे खानदान का है। रिस्पेक्ट, नाम, धन दौलत सब कुछ अच्छा है, करोड़ों का बिजनेस है, एकदम खुश और समृद्ध परिवार। मतलब यूं मान लीजिए कि कोई भी माँ अपनी बेटी को ऐसे परिवार में बहू के रूप में देखना चाहेगी। लोग भी बहुत अच्छे, सब जान पहचान के। ऐसा परिवार मिला था प्रगति को। बहुत लकी थी प्रगति कि सिर्फ पैसा ही नहीं, पति भी ऐसा कि उसे बेहद प्यार करता हो। जान छिड़कता था दिलीप प्रगति पर। दिलीप और प्रगति शादी से पहले ही एक दूसरे को अच्छी तरह से पहचानते थे, क्योंकि प्रगति की बड़ी बहन और दिलीप का बड़ा भाई दोनों की शादी हुई थी। तो इसी कारण से प्रगति और दिलीप भी अच्छे दोस्त थे। और दिलीप भी कहीं ना कहीं प्रगति को चाहता था, क्योंकि वो सुंदर भी थी। अब दोनों की उम्र शादी की हो गई थी और घर वालों ने ये डिसाइड किया कि लड़की घर में ही है, जान पहचान की ही है, तो क्यों ना दिलीप की शादी प्रगति के साथ कराई जाए। दिलीप भी खुश हुआ और दोनों बहनें एक साथ एक ही परिवार में रहेगी। इससे ज़्यादा खुशी की बात और क्या हो सकती है। लेकिन जितना सब कुछ कुशल मंगल लग रहा है, एक्चुअली वैसा था ही नहीं। क्योंकि दिलीप तो प्रगति से प्यार करता था, लेकिन प्रगति किसी और से प्यार करती थी। एक ऐसे इंसान से जिसके पास कुछ भी नहीं है, एकदम रोडपति, कुछ नहीं करता। उसके प्यार में पागल हुई प्रगति ने ये सारी बात बताई अपने परिवार को कि मैं दिलीप से नहीं, अनुराग से प्यार करती हूँ और 4 साल से अनुराग के साथ रिलेशनशिप में हूँ और उसी से शादी करना चाहती हूँ। लेकिन परिवार वालों ने साफ इनकार कर दिया, क्योंकि कोई भी फैमिली अपने बेटी को एक अच्छे घर में ही देखना चाहेगी और ना ही एक ऐसे लड़के के साथ कि जिसके पास कुछ भी नहीं है, एकदम खाली है।
तो परिवार वालों ने प्रगति से कहा कि तुम दिलीप के साथ शादी करके बहुत खुश रहोगी। वो एक अच्छा लड़का है और परिवार भी अच्छा है। उस घर में तुम्हारी हर इच्छा पूरी होगी। प्रगति ने भी सोचा कि बात तो सही है, दिलीप के पास पैसा तो बहुत है, सारे मौज शौक वहाँ पूरे होंगे। शादी तो दिलीप से ही करूंगी। प्रगति ने अपने लवर अनुराग को ये बात बता दी कि मैं दिलीप से शादी कर रही हूँ। अनुराग ने कहा कि तुम अगर दिलीप से शादी करोगी तो मैं क्या करूँगा, मैं तो मर ही जाऊँगा। यहाँ प्रगति कहती है कि मेरी बात सुनो, मेरे पास एक प्लान है। मैं दिलीप से शादी करूँगी और फिर हम दोनों मिलकर उसे मार डालेंगे। मैं दिलीप की विधवा बन जाऊंगी और दिलीप का सारा पैसा मेरे नाम हो जाएगा और हम दोनों मिलकर ऐश करेंगे। सुनकर भी हम सबकी रूह कांप जाए। ऐसी बातें, ऐसी शैतानी सोच थी प्रगति की। उसके लिए जैसे शादी रिश्ता पति एक खेल बन गया था। एक और दिलीप बहुत खुश था कि उसकी शादी प्रगति से हो रही है और एक तरफ प्रगति उसे मार डालने का प्लान बना रही थी। अब प्रगति ने दिलीप से झूठा प्यार करना शुरू किया। फैमिली भी खुश, दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और कहने के लिए ये एक लव मैरिज सी हो गई। शादी धूमधाम से हुई और सब बहुत खुश थे। नई बहू घर आई और उसके बाद हुई मुंह दिखाई की रस्म। आम तौर पर किसी को मुंह दिखाई की रस्म में कितने पैसे मिलते हैं? 2000, 5000, 10,000। प्रगति को मिले थे पूरे 1,00,000 रुपए। सोचिए कितना दिलदार और समृद्ध परिवार था। प्रगति को 1,00,000 रुपए और उसके साथ साथ बहुत सारे गहने भी मिले थे। घर वाले बहुत खुश थे। अब प्रगति का प्लान शुरू हो गया। प्रगति ने जैसा सोचा था वैसा वो अब करने वाली थी। प्रगति अपने पति दिलीप से कहती है, शादी के 4-5 दिन बाद वो कहती है कि मैं मेरे मौसी के घर चली जाती हूँ। और दिलीप ने भी कहा कि कोई दिक्कत नहीं है, अगर तुम मौसी के घर जाना चाहती हो तो चले जाओ, क्योंकि दिलीप को लगता था कि प्रगति उससे बहुत प्यार करती है। तो दिलीप ने भी हाँ कह दी। निकली तो घर से कहकर कि मौसी के घर जा रही हूँ, लेकिन गई अपने लवर के पास, अनुराग के पास। दोनों मिले, एक होटल में रहे, मज़े करते हैं और फिर बारी आती है उनकी साजिश को अंजाम देने की, दिलीप को जान से मार देने की। पहले तो प्रगति अनुराग से कहती है कि क्यों ना तुम ही दिलीप को मार दो। अनुराग साफ इनकार कर देता है कि भाई मैंने ऐसे काम पहले नहीं किए हैं, मैं तो नहीं मारूंगा। फिर वो सोचता है कि किसी को हायर करते हैं, सुपारी दे देते हैं, तो उनको एक किलर मिलता है, राम नागर, जो अभी अभी जेल से छूटा है और उसके ऊपर ऑलरेडी 10 मुकदमे चल रहे हैं। उसको पैसों की सख्त ज़रूरत थी। अनुराग उसे जानता था। उस राम नागर को दिलीप को मारने की सुपारी दी गई और सब प्लान फाइनल हो गया। अब शादी हुई 5 मार्च को और पति को मारने का प्लान 10 दिन के अंदर हो रहा है। कितनी उतावली थी प्रगति अपने पति को मारने के लिए। 11 मार्च को ये सारा प्लान बना और 19 मार्च के दिन दिलीप अपने काम से कन्नौज से लौट रहा था और कहीं चाय पीने के लिए रुक गया। अचानक से 2 बाइक आके उसके सामने रुकी, जहाँ एक बाइक पर रामजी था जिसको सुपारी दी गई थी, और वो दिलीप से पूछता है कि भाई आप दिलीप ही हो ना? दिलीप ने कहा हाँ। तो रामजी ने कहा कि आप हमारी मदद करेंगे क्या? हमारी जो बाइक है वो गड्ढे में गिर गई है और आपके पास क्रेन्स भी है, तो प्लीज़ आप हमें थोड़ी सी मदद कर दे हमारी बाइक निकालने में। दिलीप एक अच्छा इंसान था, वो दूसरों की मदद करने में कभी पीछे नहीं हटता था। दिलीप ने कहा चलो कोई बात नहीं है, करेंगे आपकी मदद। अब रामजी दिलीप को बाइक पर बिठा के ले जाते हैं कहीं गेहूं के खेत में। वहाँ और 2 आदमी आते हैं और सारे मिलकर दिलीप को लाठी डंडे से मारना शुरू कर देते हैं। बताइए, दिलीप तो बेचारा भलाई करने के लिए गया था, जिसे कुछ पता नहीं था कि कुछ देर बाद वो एक लाश बन जाएगा। उसको इतना मारा
और लाठी से मारने के बाद उसके सिर में पीछे से गोली मार दी और वहीं पे दिलीप बेहोश हो गया। जब घर वाले उसे ढूंढने लगे तब गांव वालों ने आके कहा कि आपका लड़का तो खेतों में पड़ा हुआ है। दिलीप की सांसें अभी भी चल रही थी, इसीलिए उसे तुरंत अस्पताल ले गए। और जैसे ही ये सब दिलीप के परिवार को पता चला तब प्रगति ने अपना ड्रामा शुरू किया। वो इतना फूट फूट कर रोने लगी, चीखने लगी, चिल्लाने लगी, भयंकर तरीके से दहाड़ रही थी। उसे देखकर कोई सपने भी ना सोचे कि ये सारा सब कुछ इसी ने प्लान किया था। दिलीप की लोकेशन जानना कि तुम कहाँ हो, कहाँ तक पहुँचे, ये सब दिलीप से कंफर्म करके पूछताछ करके अपने लवर अनुराग को बताती थी और अनुराग राम जी को बताता था ताकि प्लान सही से एग्जीक्यूट हो सके। 21 मार्च को दिलीप का देहांत हुआ। अब पुलिस ने अपनी तरफ से जांच शुरू की, सीसीटीवी फुटेज देखी और उसमें अनुराग और रामजी दिखे दिलीप के साथ और इसीलिए उन्हें पकड़ा भी गया। दोनों की पोल खुल गई। अनुराग से पूछताछ की, उसने प्रगति का नाम बता दिया। पुलिस प्रगति के घर गई जहां वो दिलीप के गुजर जाने के दुख का नाटक कर रही थी और लोग उसे संभाल रहे थे कि देखो बेचारी के साथ क्या हो गया। 15 दिन भी नहीं हुए शादी को और पति मर गया, मेहंदी भी नहीं उतरी और अचानक वहां पुलिस घर पर आ पहुंची। पुलिस ने प्रगति से अकेले में पूछताछ की, उसका मोबाइल देखा, सारे एविडेंस मिल गए, सारे मैसेजेस, ऑडियो मैसेजेस प्रगति के मोबाइल में मिले और पुलिस जब प्रगति के रूम से बाहर आई तब प्रगति को भी लेकर जा रही थी, जिसे देखकर घर वाले एकदम शॉक्ड हुए कि ये क्या, हमारी बहू को कहाँ ले जा रहे हो। और तभी पुलिस ने बताया कि आपके बेटे के मौत के पीछे इनका ही हाथ है, सब किया धरा इनका ही है। ये बात सुनकर सबको बहुत बड़ा धक्का लगा। दिलीप के परिवार का यही कहना था कि अगर प्रगति के बारे में हमें पहले से पता होता तो हम कभी भी हमारे बेटे की शादी उससे नहीं करवाते। 26 साल का लड़का, इतना होशियार, दिखने में अच्छा, जिसके पास सब कुछ है, करोड़पति है, उसे छोड़कर प्रगति ने एक रोडपति को चुना जिसमें कमाने की ताकत नहीं है। चाहता तो अनुराग प्रगति को कह सकता था कि तुम मुझसे ही शादी करो, मैं मेहनत से पैसे कमाऊंगा और दोनों खुश भी रहेंगे, लेकिन उसने भी प्रगति का साथ दिया कि तुम दिलीप से शादी करो और उसे मारकर हम उसके पैसों पर मौज करेंगे। मुझे तो इस केस में कोई प्यार व्यार नहीं, बल्कि अनुराग और प्रगति का सिर्फ और सिर्फ स्वार्थ दिख रहा है, कोई सच्चा प्यार नहीं है। और दिलीप जो प्रगति से सच्चा प्यार करता था उसको तो प्रगति ने मौत के घाट उतार दिया। भगवान से प्रार्थना है कि दिलीप की आत्मा को शांति मिले और गुनहगारों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिले ताकि कोई भी ऐसी हरकत दोबारा ना करे। धन्यवाद। जय हिंद।